स्वागत है आपका विदय सिविल सर्विस क्लासेस में। स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन एक टॉपिक है जो आपको सिविल सर्विस की एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है। और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन की बात करें, एमसीक्यू की बात करें, तो कम संख्या में एमसीक्यू आते हैं, बट हम छोड़ कुछ नहीं सकते हैं। आते हैं, इक्के दुक्के एमसीक्यू आते हैं, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। बट कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से वो डायमेंशन है जिनसे प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप देखें एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 1 में देखें तो सबसे आखिरी बुलेट यही है, स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चूंकि मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूं कि सिलेबस में लिखी हुई एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी कंटेक्स्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्या है स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। तो यहां आपको ध्यान से अगर आप टॉपिक को पढ़ें, देखें, तो एक चीज समझ में आ रही है। क्या? देखिए, स्वतंत्रता के बाद यहां एक वर्ड मिसिंग हो गया है, भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। तो यहां दो शब्द निकल के आ रहा है, एक आ रहा है एकीकरण और दूसरा शब्द निकल के आ रहा है पुनर्गठन। तो पहले थोड़ा सा मैं इसके मतलब को समझा दूं कि एकीकरण और पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। कब पढ़ना है? स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता कब मिली हमें? 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आजाद होता है। इस डेट के बाद एकीकरण, इस डेट तक आप देखें तो लगभग भारत के अंदर 562 562 जो है रियासतें थी भारत में। रियासतें कौन सी थी? देसी रियासतें, मतलब जिन पे कोई राजा राज कर रहे होते हैं। जैसे आपने उस टाइम पे कुछ रियासतों के नाम सुने होंगे, जैसे झांसी था, सतारा था, ये रियासतें थी, अवध था। तो वो उस समय की रियासत थी। आजादी के समय भी 562 रियासतें ऑलरेडी उपलब्ध थी। अब इन 562 रियासतों को स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर मिलाना, एकीकरण करना, एक करना, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर एक दो रियासतें होती तो समझ में आता था, 562 रियासतें, तो इन सबको एक करना। एक करने के बाद क्या करना? एक कब तक हो गई थी? 1949 तक लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं एक डेट लेता हूं, 19 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हो गया पूरी तरीके से। तो जो संविधान लागू हुआ, उस समय का जो भारत था, उस भारत में कुछ कमियां थी। कुछ राज्य ऐसे थे जहां सांस्कृतिक तनाव था, जहां भाषाई तनाव था। जैसे मैं आपसे बात करूं, मद्रास का कुछ क्षेत्र, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, ऐसा इस इन दोनों क्षेत्रों की अगर बात करें, कर्नाटक ना कहें उसको, हैदराबाद कहें उस समय का, तो हैदराबाद का और मद्रास का जो क्षेत्र था, उसमें बड़ी संख्या में तेलुगु भाषी लोग रहते थे बीच के एरिया में। तो वो तेलुगु भाषी लोग जो हैं, ना वो तमिलियन लोगों में फिट हो पा रहे थे, ना वो हैदराबाद वाली जनसंख्या में फिट हो पा रहे थे। तो वो अपने आप में एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो उसी कंटेक्स्ट में आंध्र प्रदेश की मांग 1953 में शुरू होती है। 1953 में भाषाई आधार पर पहली बार राज्यों की मांग की शुरुआत होती है, जहां श्री राम पोर्टलू द्वारा 1953 में अनशन किया जाता है और 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जहां हम बॉम्बे एक राज्य होता है, बॉम्बे नाम का एक राज्य होता है आजादी के बाद। इस समय की बात कर रहा हूं, तो इस समय बॉम्बे नाम का एक राज्य होता है। बॉम्बे राज्य जो है उसमें गुजराती लोग भी रहते हैं, मराठी लोग भी रहते हैं। फिर वो आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट होता है। उस राज्य के प्रशासन को चलाने में वो दक्षता नहीं आ पाती, क्योंकि यहां सांस्कृतिक अलगाव है, यहां भाषाई एक रूपता नहीं है। इसलिए आप देखें तो हमें पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी। तो उसी पुनर्गठन के कंटेक्स्ट में हमने जो भारत का उस समय का स्वरूप था, उसको पुनर्गठित किया। और आखिरी पुनर्गठन जो हमें देखने को मिलता है, वो दादरा और नगर हवेली को दमन और दीप से मिलाकर हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इसके पहले हमने जम्मू कश्मीर को भी जो है पुनर्गठित किया था, जहां 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है पुनर्गठित किया गया था। तो आप टॉपिक को समझ गए ना? स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण, स्वतंत्रता के बाद जो 562 रियासतें थी, जो स्वतंत्र रियासतें थी, जो चाहे तो पाकिस्तान में भी शामिल होनी चाहती थी, हो सकती थी, और चाहे तो भारत में भी शामिल हो सकती थी, और चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती थी। क्यों? ऐसा अनुबंध इनका अंग्रेजी ब्रिटिश शासन से हो गया था। तो इन रियासतों को भारत के अंदर मिलाना क्यों? जिसे आप भारत का मैप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो रियासतें थी,
बड़ी संख्या में जो रियासतें थी वो भारत की टेरिटरी में ही थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये भारत में ही मिलनी चाहिए। बट कुछ रियासतें थी जिन्होंने अपोज किया, उन रियासतों को भी हम देख लेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते हैं, जहां हम जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों को देखते हैं, है ना, जहां भोपाल की रियासत भी काफी समय बाद जो है भारत में शामिल हुई थी, जहां केरल और कोचीन की जो रियासत थी उसकी भी हम बात करेंगे, वो भी क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन थी, तो वो रियासत भी थोड़ी से देर के बाद जो भारत में शामिल हुई थी, है ना। तो ऐसे देखना है कि हमने किस तरीके से रियासतों को भारत के अंदर मिलाया, वो कौन कौन सी चुनौतियां थी जो हमें भारतीयों को सामना करना पड़ा जिन चुनौतियों का, ठीक है। और उसके बाद जब भारत का स्वरूप बन जाता है 26 जनवरी 1950 को, जब भारत आजाद होता है, उसके बाद वो कौन सी जरूरतें थी जिसके आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा, और राज्य पुनर्गठन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, कौन सा अधिनियम आया, उसके बाद कितनी बार पुनर्गठन भारत के अंदर हो चुका है, ये सारी तमाम चीजों को आज के लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक एक इंट्रोडक्शन था ये, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, है ना। तो यहां बेसिक सी चीजें लिखी हुई है ना। अब यहां प्रीलिम्स से क्वेश्चन नहीं बनता यहां से, लेकिन एक चीज लिखी है यहां कि भारतीय नेताओं को उपमहाद्वीप के विविध क्षेत्रों और रियासतों को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक चीज लिखी है यहां से देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आपको कि आप जब देख रहे हैं भारत की जब डेमोग्राफी देखेंगे तो भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, आज भी है, सांस्कृतिक विविधता है। मैंने आपको बताया 562 रियासतें थी, 562 रियासतों का 562 तरीके का कल्चर रहा होगा, उनका प्रशासन उस तरीके का रहा होगा, अलग अलग तरीके का रहा होगा। तो निश्चित तौर पे एक चुनौती होने वाली थी कि किस तरीके से इन रियासतों को भारत के साथ एकीकरण किया जाए, और वो जो भारत होने की भावना है, अभी तक उनके अंदर रियासती होने की भावना थी। अवध के लोग बोलते थे कि हम अवध के हैं, वो भारतीय होने की भावना इनके मन में नहीं आई थी। तो वो भारतीय होने की भावना इनके मन में डालना, राष्ट्र निर्माण की भावना इनके मन में डालना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। उसको हमारे राष्ट्र नेता कहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बखूबी, उनका नाम स्पेशली आता है क्योंकि रियासतों के मर्जर में उनकी बहुत विशेष भूमिका रही थी। ज्यादातर मौकों पर सभी रियासतों से उन्होंने बात की और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है रियासतों को भारत में शामिल किया गया, ठीक है। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यहां देखिए बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, तो आप यहां याद रख सकते हैं जो प्रीलिम्स में जरूरी है आपके लिए, कि भारत में जब आजाद हुआ था भारत, उस समय कितनी रियासत थी, 562 रियासतें थी, ठीक है। और कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। आगे देखते हैं, देखिए एकीकरण की प्रक्रिया में 3 दृष्टिकोण अपनाया गया, इसको समझ लीजिए, प्रीलिम्स से क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन मेंस के एंगल से थोड़ा सा समझ लीजिए कि एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, हम आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई, अब हमारे यहाँ 562 रियासतें हैं, उनको मिलाना है हमारे यहाँ। अब कैसे मिलाए, तो एकीकरण की प्रक्रिया में 3 दृष्टिकोण को अपनाया गया। तो जो हमसे जो सीमा साझा करने, यहां मैप के माध्यम से बता देता हूं मैं आपको, मैं एक रफ मैप बना रहा हूं, है ना, ठीक, मैप के माध्यम से बता देता हूं, है ना। तो आप देखें ये भारत का मान लीजिए मैप है, ठीक। तो अब कुछ ऐसी रियासतें थी जो भारत था उसके अंदर होती थी, ठीक है, उसके अंदर थी, ऐसी रियासतें थी। तो इन रियासतों को तो भारत में शामिल होना ही था। अब ये पाकिस्तान में तो शामिल हो नहीं सकती थी, हालांकि इनके पास ऑप्शन था कि पाकिस्तान में आज शामिल हो जाए, बट इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भारत में ज्यादा सुटेबल थी। तो ऐसी रियासतें, जो छोटी रियासतें थी जो भारत की सीमा के अंदर थी या भारत से सीमा साझा करती थी, उनको डायरेक्ट जो है हमने उनसे एक डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर कराए और उनको शामिल कर लिया। दूसरी तरीके की जो बड़ी रियासतें थी जिनकी थोड़ा प्रभुत्व और शक्ति थी, उन लोगों को हमने जो है कुछ पुरस्कार दिए और कुछ विशेष शक्तियां दी, और कुछ पुरस्कार और विशेष शक्तियों के माध्यम से जो है हमने उन रियासतों को भारत के अंदर शामिल कराया। कुछ रियासतें ऐसी थी जहां विशेष अधिकार भी दिए गए, जैसे हमने कहा जम्मू कश्मीर की रियासत, वहां कुछ विशेष अधिकारों के माध्यम से और कुछ राजाओं को पेंशन भी दी गई, कि बड़ी मात्रा में पेंशन दी गई कि आप जो है इस इतने समय तक जो है पेंशन को भोग करोगे। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रलोभन के माध्यम से, जैसे कुछ ऑपरेशन पोलो, जब हैदराबाद नहीं मान रहा था, हैदराबाद का जो निजाम था वो इस बात के लिए स्वीकार नहीं कर रहा था कि वो भारत में शामिल होगा, वो इसी जिद पे था कि मैं पाकिस्तान में शामिल हूंगा, बट ये फिजिबल नहीं था। हैदराबाद यहां है, पाकिस्तान यहां है, आप जाओगे कैसे, है ना, निकल के आपको भारत से जाना पड़ेगा, ये कैसे संभव है। तो
ये मान नहीं रहा था, तो हमने कुछ शाम दाम दंड भेद भी, मतलब हमने कुछ सैन्य ऑपरेशन के माध्यम से भी रियासतों को मिलाया। तो रियासतों को मिलाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रक्रिया है, इनके माध्यम से हमने रियासतों को भारत में शामिल किया। यही सारी इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ में डाल दूंगा तो आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, अंततः 3 दृष्टिकोणों का पालन किया गया और 1949 तक सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 1949 तक जो है सभी रियासतें भारत में शामिल हो जाती है, भारत संघ में। और आप देखेंगे कि भोपाल रियासत जो है सबसे अंत में शामिल होने वाली रियासत होती है। इसके पहले कोचीन रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। यहां कुछ प्रमुख रियासतें, इनसे क्वेश्चन आते हैं। हैदराबाद रियासत आपसे पूछेगा, जो 562 रियासतें थी उनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद रियासत थी, सबसे अधिक आबादी थी, और इसको सैन्य कार्रवाई के द्वारा 1948 में भारत में मिलाया गया। और उसकी डेट भी अगर मैं आपको बताऊं तो 13 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। कौन सा? ऑपरेशन पोलो, ये इसका नाम था। 5 दिन चला ये ऑपरेशन। 18 सितंबर 1948 को जो है आधिकारिक रूप से हैदराबाद रियासत भारतीय संघ में शामिल हो जाती है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे। यहां ऑपरेशन पोलो के बारे में लिखा हुआ देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। हैदराबाद और वराड़ की रियासत, दोनों नाम याद रखिए। इन दोनों की रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सैन्य अभियान किया गया, और उस सैन्य अभियान का नाम ही क्या है? ऑपरेशन पोलो। कब किया गया? 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ, 18 तारीख को खत्म हुआ, और इसी दिन जो है हैदराबाद जो है भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। और ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद के जो निजाम थे मीर उस्मान अली खान, इनका नाम भी याद रखिए। हैदराबाद के निजाम कौन थे उस समय? मीर उस्मान अली खान थे, और उनकी जो सत्ता गिर जाती है। इसके बाद कुछ और रियासतें हैं। जूनागढ़ रियासत, तो जूनागढ़ रियासत के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जूनागढ़ रियासत जो है पहले पाकिस्तान में शामिल हो गया था, बट यहां के लोगों में जब जन्म संग्रह कराया गया तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा रखी, और इस कारण जो जूनागढ़ है वो वापस भारत में शामिल हुआ जन्म संग्रह के बाद। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर 1947 में एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ विशेष दर्जे के साथ भारत में शामिल हुआ था। उसको कुछ विशेष हमने सुविधाएं दे रखी थी। उसके बाद त्रावणकोर और कोच्चि की बात करें तो 1949 में जो है इसने विलय पे हस्ताक्षर किया, और बाद में जो केरल राज्य के रूप में निकल के आया। कौन? त्रावणकोर और कोच्चि। भोपाल रियासत की बात करें 1949 में जो है भोपाल शामिल हुआ था। ठीक, 1949 में भोपाल रियासत शामिल हुई थी भारतीय संघ में। तो ये मुख्य तौर पे ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। यहां से कश्मीर के मुद्दे को देखते हैं, तो कश्मीर जो है ये हमेशा एक विवाद का विषय रहा है, और भारत और पाकिस्तान के लिए विवाद का विषय रहा है। भारत दावा करता है कि जम्मू कश्मीर 1947 में कानूनी रूप से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया था, जहां महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इससे क्या होता है? वहां की जनता से नहीं पूछा गया कि वो कहां जाना चाहती है ना। इस चक्कर में ये विवाद हमेशा बना रहता है। एकीकरण में क्या चुनौतियां आई? तो देखिए, ये भी प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एकीकरण में किस तरीके की चुनौतियां आई। देख लेते हैं। एकीकरण में देखिए मुख्य तौर पर 4-5 प्रकार की समस्या आई थी। पहली समस्या आई कि इतनी सारी रियासतें थी, इनको सबको मिला के एक करना था, तो हर जो राजा था उसका विचार अलग था। अब भारत सरकार का तो एक प्रिंसिपल था, ये 2-3 प्रिंसिपल थे। अब उन 562 विचारों को 2-3 प्रिंसिपल में के माध्यम से कैसे भारत में मिलाया जाए, तो शासकों का जो रवैया था एक चुनौती थी। दूसरा था सीमा विवाद। आपस में रियासतों के बीच में भी जो है सीमा का विवाद हुआ करता था, तो ऐसे में इस सीमा विवाद को कैसे सुलझाया जाए, ये भी एक चुनौती थी, है ना। तो सीमा विवाद, प्रशासनिक जटिलता, निश्चित तौर पे उनके प्रशासन, जो इतनी सारी रियासतें उनके प्रशासन के तरीके अलग थे, उनके प्रशासन के तरीकों को भारत में शामिल करना, भारत के प्रशासन से उनको जोड़ना एक प्रशासनिक जटिलता को भी उत्पन्न करता है। इसके साथ देखें आप, वित्तीय मुद्दे भी थे, जहां उनके वित्तीय नियम या कहें कि वित्त का, उनकी अर्थव्यवस्था का एक अपना तौर तरीका था रियासतों का, उनको एक प्रकार की अर्थव्यवस्था और तौर तरीके में शामिल करना ये भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण था। और सुरक्षा के खतरे भी इसमें बड़ी मात्रा में आए। जैसे हैदराबाद में जब ऑपरेशन पोलो चलाया गया तो दोनों साइड से काफी भिड़ंत हुई और काफी लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ।
तो रियासतों को शामिल करने में कुछ सुरक्षा चुनौतियां भी शामिल हुई। तो इस तरीके से देखें हम लोग तो हमें चुनौतियां देखने को मिलती हैं। अब ये हो गई हमारी बात पुनर्गठन तक की, हमने पुनर्गठन कर लिया। अब पुनर्गठन करने के बाद जो है सॉरी एकीकरण कर लिया, अभी एकीकरण किया हमने, पुनर्गठन नहीं हुआ। अब होता है भारत का पुनर्गठन, भारत को फिर से पुनर्गठित किया जाता है। तो आप देखें कि भारत के संविधान में भी जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। इस लाइन को याद रखिएगा आप, है ना। तो कैसे पुनर्गठन किया इसको देख लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। पहला सवाल आएगा प्रीलिम्स में आपको, बिल्कुल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधे सवाल आते हैं एमपीपीएससी में, ये भी आने की संभावना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया। 1953 में बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम, बैकग्राउंड देखते हैं। 1953 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिन का अनशन किया या भूख हड़ताल की, परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इनकी इतना भयंकर तरीके का तनाव उत्पन्न हुआ उस एरिया में, सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ा। दंगे, बहुत बड़ी मात्रा में दंगे हुए और सरकार ने आनाकानी में 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। ठीक है, इस घटना के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकताओं को उजागर किया। इसके बाद सरकार ने गठन, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। इसके बाद सरकार ने एक कमेटी की घोषणा की और आयोग बनाया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कब? 1953 में, जब इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधा आता है प्रीलिम्स में, है ना, कि भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1956 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके दो सदस्य थे, के एम पानीकर और हृदयलाल कुजरू, दोनों को आपको याद रखना है। तो टोटल 3 मेंबर बॉडी थी, 2 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष थे। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। 1953 में इसका गठन हुआ और इसका जो अधिनियम आया 3 साल बाद जो है इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर अधिनियम बनाया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। इन दोनों चीजों में डिफरेंस कीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन किया गया और जहां भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जहां 14 और राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला सवाल आएगा आपके लिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गया? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसमें कई राज्यों की सीमा में बदलाव किया गया था ताकि भाषाई और सांस्कृतिक समानता वाले क्षेत्रों को एक ही राज्य में सम्मिलित किया जाए। जो मैं आपको बता रहा था कि जब जब भाषाई और सांस्कृतिक अलगाव होगा वहां राष्ट्र की भावना उत्पन्न होगी ही नहीं, है ना। इसलिए अलग अलग राज्य बना दिए भाषा और संस्कृति के आधार पर ताकि वो राष्ट्र की भावना उनके अंदर जागृत की जा सके। अब इसमें क्या क्या हुआ था 1956 वाले पुनर्गठन में? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। देखिए ये जो है ना, ये अधिनियम से पहले ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था, इस चीज को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है 1956 में ही, 53 में ही बन गया था। तो यहां देखें, हैदराबाद राज्य के कुछ तेलुगु भाषी लोग और मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों को मिलाकर जो है आंध्र प्रदेश बनाया गया। कन्नड़ भाषियों के लिए कर्नाटक को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके अब बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, अब मैं आपको अगर मैप में बताऊं तो ये जो है ना बहुत बड़ा एरिया, ये बंबई प्रेसिडेंसी का था और यहां मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो इसमें कन्नड़ भाषा वाले कुछ लोग थे। यहां आप वर्तमान कर्नाटक देखते हैं ना, तो ये वर्तमान कर्नाटक जो आपको दिखता है, ये वाला जो एरिया है वर्तमान कर्नाटक, ये कन्नड़ भाषी जो लोग थे, कुछ महाराष्ट्र से और कुछ मद्रास से, उन लोगों को जोड़ के जो है कर्नाटक राज्य का गठन किया गया, कर्नाटक राज्य का। केरल का गठन, अब जो केरल है जो यहां पर आप देखते हैं छोटा सा, वो कोचीन, त्रावणकोर और कोचीन जो रियासत थी उसको पूरा का पूरा केरल राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, जहां मलयाली भाषा वाले लोग प्रमुख रूप से रहते थे। और ठीक है, पंजाब और पंजाबी भाषा राज्य वालों को हिंदी और हरियाणा में विभाजित कर दिया। तो कुछ लोग थे, पंजाब और हरियाणा पहले एक ही राज्य हुआ करता था। पंजाब भी भाषा वाले जो लोग थे उनके लिए एक अलग राज्य पंजाब बना दिया गया और उसमें जो हिंदी बोलने वाला जो बेल्ट था उसको एक नए राज्य हरियाणा के रूप में विकसित किया गया। तो ये राज्य पुनर्गठन में हुआ था। पूर्वोत्तर में भी गठन हुआ, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, है ना।
ठीक है, इसके बाद देखें कुछ अन्य चीजें देखें कि कब कब क्या क्या हुआ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछेगा कि कौन से सन में कौन से राज्य का गठन हुआ, बिल्कुल ये सवाल पूछ सकता है। और सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल आते हैं ना, बहुत इधर उधर की चीजें नहीं आती, सीधे फैक्चुअल आते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1956 के बाद भी कुछ पुनर्गठन महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन किया गया। एक बहुत बड़ा राज्य था बॉम्बे। बॉम्बे कहां था? अब आप देखें तो ये जो गुजरात वाला बेल्ट है ना, ये पूरा बेल्ट जो था ना, ये बॉम्बे राज्य कहलाता था। अब यहाँ गुजराती लोग भी है, मराठी लोग भी है, बहुत बड़ी मात्रा में गुजराती मराठी लोग हैं। तो इसका विभाजन करके एक को बनाया गया महाराष्ट्र, एक को बनाया गया गुजरात। बॉम्बे का विभाजन किया गया। कब किया गया? ये 1960 में। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जहां पंजाबी बोलने वाले लोगों को, है ना, देखिए यहां पंजाब, पंजाब है, यहां पंजाबी वाले लोगों को और हरियाणा हिंदी वाले लोगों को अलग अलग कर दिया गया। तो पंजाबी वाले लोगों को पंजाब कहा गया और जो हिंदी बेल्ट के लोग थे वहां पे उनको हरियाणा राज्य के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ये कब हुआ? 1966 में। और इसी समय चंडीगढ़ को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1966 में। 1972 की बात करें तो मेघालय, मणिपुर, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीन राज्य, पूर्ण राज्यों का दर्जा मिला इनको। कब? 1972 में। इसके बाद देखें 1975, इसमें लिखा नहीं है, याद रखिएगा, सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम। इसके बाद देखें 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। इसके बाद देखें सन 2000 में उत्तराखंड को अलग किया गया उत्तर प्रदेश से, जिसको उस समय उत्तरांचल बोलते थे। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया मध्य प्रदेश से और झारखंड को अलग किया गया बिहार से। तो ये सारी घटना कब हो रही है? 2000 के अंदर। उसके बाद देखें 2014 में आप देखें तो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो 2014 में तेलंगाना राज्य बना और जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। उसके बाद हम देखें 2019 में 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निष्क्रिय कर दिया और जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देता था, है ना। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू हुआ। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डेट मेंशन किया, 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये लिखा हुआ है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद 2020 की बात करें तो दादरा और नगर हवेली को दमन और दीप से मिलाकर विलय किया गया है ना। तो ये अंतिम जो है पुनर्गठन भारत का देखने को मिलता है और इनका नाम क्या दिया गया? जैसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ये कब घटना हुई? ये 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 2020 को ये घटना होती है। ठीक है, ये घटना होती है। ठीक, अब कुछ नए राज्यों की मांग भी उठ रही है। देखिए फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि भारत के अंदर अभी भी राज्यों की मांग थम नहीं रही है। जैसे विदर्भ वाला क्षेत्र है वो महाराष्ट्र से अलग होकर विदर्भ मांग कर रहा है। हम गोरखालैंड की बात करें, असम पश्चिम बंगाल से अलग होकर, सॉरी पश्चिम बंगाल से अलग होकर जो गोरखा लोग हैं वो गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। असम से जो है बोडोलैंड मांग कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश से हटकर हरित प्रदेश बनाने की मांग कर रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो पूर्वांचल बनाने की मांग कर रहा है। तो मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा भी और पूर्वी हिस्सा भी दोनों ही अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। इसके बाद देखें मध्य प्रदेश भी इस मामले में कम नहीं बैठता है और वहां से भी बघेलखंड की मांग जो है लगातार उठती रहती है। ठीक, तो ये कुछ संभावना है, भविष्य में हो सकता है इनका निर्माण हो, क्योंकि तेलंगाना की जो बात करते हैं हम 2014 में जिनका पुनर्गठन हुआ तो वो भी मांग काफी समय से चल रही थी। आखिर राज्य सरकार को सॉरी केंद्र सरकार को उस मांग को मानना पड़ा। तो संभावना है। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, जल्दी से, कि किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं और या जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन, 1947 में कुल कितनी रियासत थी भारत में, है ना, भारत में कितनी रियासत थी 1947 में? मैंने आपको बताया बेसिक चीज है, आपको याद रखनी है, 562 रियासतें उस समय पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऑपरेशन पोलो
किस राज्य के एकीकरण के लिए चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब शुरू हुआ? 13 सितंबर 1948 को। कब खत्म हुआ? 18 सितंबर 1948 को खत्म हुआ। इसमें हैदराबाद राज्य को जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो आंसर क्या होगा? ए, हैदराबाद। हैदराबाद को शामिल किया गया। एक ये सैन्य अभियान था, ठीक, ऑपरेशन पोलो। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? देखिए ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? आयोग 1953 में बनाया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में आता है। आंसर होगा 1953, क्योंकि आयोग पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1960 में जिसका गठन हुआ? अब देखते हैं निम्न कौन से राज्य का गठन 1960 में हुआ? कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब और हरियाणा का गठन मैंने आपको बताया था 1966 में होता है, इसलिए गलत है। 1966 में होता है। उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से अलग होकर मैंने आपको बताया था सन 2000 में होता है, इसलिए ये भी गलत है। हम बात करें झारखंड बिहार से अलग होता है सन 2000 में, इसलिए ये भी गलत है। 1960 में कौन गठित हो रहा है? महाराष्ट्र, जो बॉम्बे से अलग होता है। बॉम्बे से दो राज्य निकाले जाते हैं। पहले बॉम्बे एक राज्य था जहां से महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया जाता है। ये कब किया जाता है? 1960s में, 1960 में। तो आंसर होगा महाराष्ट्र, सी। राज्य पुनर्गठन में भाषा को प्राथमिक आधार क्यों माना गया है? निम्न में से कौन सा विकल्प इसे बेहतर तरीके से व्याख्यायित करता है? तो सबसे बेहतर तरीके से कौन इसे व्याख्यायित करता है? किस बात को? कि भाषा जो है प्राथमिक आधार है राज्य पुनर्गठन का। देखिए पढ़ के देखते हैं स्टेटमेंट। आप क्वेश्चन को ठीक से ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक। भाषा से सांस्कृतिक एकता बढ़ती है जिससे प्रशासनिक समन्वय सुगम होता है। सांस्कृतिक एकता बढ़ती है भाषा से, बिल्कुल ठीक है, और प्रशासनिक समन्वय सुगम होता है। ये बात मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दी थी कि ऐसा होता है जब एक भाषा के लोग रहते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करता है। राजनीतिक स्थिरता और मजबूत होती है, ना कि कमजोर होती है। भाषा के आधार पर, भाषा को आधार बनाने का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करना है, नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। भाषाई पुनर्गठन का उद्देश्य क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती देना है, नहीं, क्षेत्रीय संप्रभुता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्टेटमेंट ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय संघ में रियासतों के सफल एकीकरण का मुख्य संकेतक मानी जाती है? सफल एकीकरण का मुख्य संकेतक। तो आप देखिए जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिला है, तो ये कैसे सफल एकीकरण हो सकता है? काट दीजिए। जम्मू कश्मीर का बिना किसी विवाद के भारत में शामिल होना, हैदराबाद रियासत का सैन्य कार्रवाई के बाद विलय, पोटी श्री रामुलु की भूख हड़ताल का आंध्र प्रदेश के गठन पर प्रभाव। नहीं, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। आंसर बी या सी में से कुछ हो सकता है आपके हिसाब से, और 20 मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हम बी मानते हैं, जहां हैदराबाद को जो है भारत में शामिल किया गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा। वो एक सफल एकीकरण का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थोड़े से गलत है, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है, कौन सा कथन सही है? इस बात को ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे वो सही कथन पूछ रहा है या गलत कथन पूछ रहा है, ठीक। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर ने 1948 में भारत में विलय किया। जम्मू कश्मीर ने 1948 में किया था? नहीं, जम्मू कश्मीर 1947 में भारत में विलय किया जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, हैदराबाद रियासत को 1948 में सैन्य अभियान के द्वारा भारत में मिलाया गया। बिल्कुल 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हमें सही तो मिल गया, लेकिन आगे के स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। जूनागढ़ ने जनमत संग्रह के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गया। नहीं, जूनागढ़ जनमत संग्रह के बाद जो है भारत में शामिल होता है, ना कि पाकिस्तान में। पहले ये पाकिस्तान में शामिल होता है जूनागढ़, उसके बाद यहाँ जनमत संग्रह कराया जाता है, और फिर यहाँ के ज्यादातर लोग भारत में शामिल होने की बात करते हैं। अंततः ये भारत में शामिल हो जाता है। त्रावणकोर और कोचीन राज्य का केरल से कोई संबंध नहीं है। भाई साहब, त्रावणकोर कोचीन जो रियासत थी वही केरल राज्य के रूप में निकल के आती है, इसलिए ये कहना कि इसका कोई संबंध नहीं, ये सरासर गलत है। तीन स्टेटमेंट गलत, आंसर होगा हमारा बी ओनली। अगला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर ने में अनुच्छेद 370 और 35 से निष्क्रिय कर दिए गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है इसकी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है। वहां हमें सत्य कथन ढूंढना था, अब यहां हमें गलत कथन चुनना है। ठीक, तो इस चीज को फिर से मैं कह रहा हूं, आप ध्यान से पढ़िए कि आपको सत्य ढूंढना है असत्य ढूंढना है। ठीक है, और एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए, जो आपको सही लगे गलत रखे उसको काटते जाइए, सही करते जाइए। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है 1956 में भाषा आधारित राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषा आधारित राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया जिसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। बिल्कुल ठीक बात है। विदर्भ को 2000 में राज्य का दर्जा मिला। भाई साहब, विदर्भ जो है महाराष्ट्र से अलग राज्य की मांग कर रहा है, उसको कोई राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ये कह रहा है 2000 में राज्य का दर्जा मिला, सरासर गलत बात है। 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, बिल्कुल आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया। और 2019 में जो है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चुनना था गलत कथन और गलत हमें मिलता है बी, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन को चुना है। ठीक, इसमें फिर से हमें गलत कथन को ढूंढना है। चलिए देखते हैं, गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। बिल्कुल ठीक बात है, 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भी जो है राज्य का दर्जा मिलता है। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी है। और महाराष्ट्र का गठन 2000 में हुआ। महाराष्ट्र 1960 में बनाया गया था, बॉम्बे राज्य को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनाए गए थे, इसलिए गलत हो गया डी, और आंसर है हमारा डी। स्वतंत्रता के बाद इन घटनाओं को क्रम से लगाएं। स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं को क्रम से लगाना है। देख लेते हैं कौन सी घटना कब हुई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम की हम बात करें तो ये आया 1956 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो वो आया 1953 में। ऑपरेशन पोलो की शुरुआत जो होती है 1948 में 13 तारीख को, 13 सितंबर 1948 को शुरू होता है ऑपरेशन पोलो, तो 1948। जम्मू कश्मीर का जो विलय होता है वो 1947 में होता है भारतीय संघ में। और पंजाब का जो पुनर्गठन है, मैंने आपको बताया हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए थे 1966 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है, सबसे पहले हो रही है सी, उसके बाद हो रहा है बी, उसके बाद हो रहा है हमारा ए, और उसके बाद हो रहा है डी। तो ये इसका जो है सही अनुक्रम होगा, सी बी ए डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से राज्यों के गठन को क्रम से लगाना है कि सबसे पहले कौन सा राज्य बना और सबसे बाद में कौन सा बना, इसको लगा देते हैं हम लोग। तो झारखंड का गठन जो है 2000 में होता है। उत्तराखंड को भी 2000 में बनाया जाता है, सन 2000 में। गोवा की हम बात करें तो गोवा जो है 1987 में गठित होता है, और तेलंगाना सबसे लेटेस्ट 2014 में गठित होता है। तो अगर हम इसे क्रम से लगाएं तो सबसे पहले गठन हुआ है गोवा का, उसके बाद ए या बी दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, जो आपके पेपर में ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। और हम बात करें अंत में डी, तेलंगाना सबसे बाद में हुआ है, तो ये इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। राज्य पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राज्य पुनर्गठन का उद्देश्य क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना, नए राज्यों की सांस्कृतिक एकता, केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करना, इससे कोई लेना देना नहीं, भारतीय संविधान की रक्षा करना, कोई मतलब नहीं है। ए और बी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका सबसे मेन उद्देश्य था कि किस तरीके से जो भाषाई और सांस्कृतिक एकता है उसको बनाया जा सके नए राज्यों में। तो मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो वो बी है, हालांकि उद्देश्य इसका ए भी था, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका नैरो जाके देखें तो हमें बी दिखाई देता है। किसने आंध्र प्रदेश की मांग के लिए भूख हड़ताल की, तो श्री रामलू, पोट्टी श्री रामलू ने जो है 1953 में 56 दिनों का आमरण अनशन किया, और इसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। इसी समय सरकार आनाफानी में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करती है, जिसे न्यायमूर्ति फजल अली द्वारा चेयर किया जाता है, जो अध्यक्ष होते हैं। इसमें 2 सदस्य भी होते हैं, एक के एम पन्नीकर और हृदयलाल कुंजरू। ये जो आयोग है वो अपनी रिपोर्ट देता है, और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 बनाया जाता है। ठीक, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किस आधार पे हुआ। पंजाब का पुनर्गठन किस आधार पे हुआ, तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो भाषाई आधार पे, जहां पंजाब और हरियाणा के लोग
एरियाज को अलग किया गया था भाषाई आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब फिर से हमें सत्य कथन चुनना है, देख लेते हैं कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश के गठन के लिए पोट्टी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल 1956 में हुई। 1956 में, 1953 में हुई थी ये भूख हड़ताल, ना कि 1956 में। गलत स्टेटमेंट हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाई साहब, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। उसके पहले ही श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है अनशन करते हुए। सरकार आनन फानन में जो है आंध्र प्रदेश का गठन कर देती है, उसके बाद आयोग का निर्माण होता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग में केवल 2 सदस्य हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग में एक अध्यक्ष थे, कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दिमाग पे जोर डालिएगा। फजल अली अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे, उनका नाम था के.एम. पानीकर और हृदय लाल कुंजरू। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। पुनर्गठन के बाद केवल केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अरे भाई साहब, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। हमें चुनना था सही स्टेटमेंट, और सही है ऑप्शन सी। कौन सा कथन असत्य है? फिर से हमें देखना है, असत्य कथन ढूंढना है। ढूंढ लेते हैं असत्य कथन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन जो है वो 1966 में हुआ, बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना का गठन 2000 में हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ 2014 में, मिल गया गलत। मेघालय का गठन जो है 1962 में होता है, जहां मणिपुर और त्रिपुरा का भी गठन होता है 1972 में। गोवा का गठन जो है वो 1987 में होता है, जहां अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का भी गठन होता है, ठीक। तो ये बिल्कुल ठीक है, तीनों गलत ढूंढना था, गलत मिल गया हमें, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 डेट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019। दादरा और नगर हवेली और दमन दीप का विलय कब हुआ? तो 2020 में जो है दादरा और नगर हवेली और दमन दीप का विलय हुआ। और एग्जैक्टली डेट अगर आपसे पूछे तो 26 जनवरी 2020, ठीक। इस डेट को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती नहीं थी? किसमें? राज्यों के एकीकरण में। सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट सा लिखा हुआ है। राज्यों के एकीकरण में, राज्यों के कहें या रियासतों के एकीकरण में कौन सी एक प्रमुख चुनौती नहीं थी? शासकों का रुख एक चुनौती थी, मैंने आपको बताया था। सीमा विवाद भी एक चुनौती थी, वित्तीय मुद्दे भी चुनौती थी। प्राकृतिक आपदा कोई चुनौती थी कि राज्यों के रियासतों के एकीकरण में? बिल्कुल भी नहीं, प्राकृतिक आपदा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें चुनना था नहीं थी। कौन सी नहीं थी? और नहीं थी सी, इसलिए आंसर होगा सी। ऑपरेशन पोलो का मुख्य कारण क्या था और इसका क्या परिणाम हुआ? ऑपरेशन पोलो का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए क्या कारण था, भारत के साथ व्यापारिक विवाद। ऑपरेशन पोलो भारत के साथ व्यापारिक विवाद, कोई लेना देना ही नहीं है, गलत। हैदराबाद रियासत का विलय का विरोध कारण था और परिणाम हुआ सैन्य कार्रवाई के बाद हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया, बिल्कुल ठीक बात है, यही कारण था। ऑपरेशन पोलो इसलिए लाया गया था कि हैदराबाद रियासत जो है भारत में मिलने से विरोध कर रहा था, और फिर ऑपरेशन परिणाम क्या हुआ कि हमने सैन्य कार्रवाई करके उसको भारत में मिला लिया। आंसर होगा 20 का। भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? भारत की सबसे बड़ी रियासत, तो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। उस समय जब भारत आजाद हुआ था उस समय हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। और इसके अगर आपसे पूछे हैदराबाद रियासत के निजाम कौन थे, तो उनका नाम भी याद रखिए, उस्मान अली खान उसके निजाम हुआ करते थे। अब यहां पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछ रहा है। पहला देखते हैं, ऑपरेशन पोलो का उद्देश्य त्रावणकोर को भारत में मिलाना था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए था भाई, त्रावणकोर से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर ने विशेष दर्जे के बिना भारत में शामिल हुआ, बिल्कुल नहीं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, ये हुआ था। और 2004 में 14 में झारखंड का गठन हुआ। झारखंड का जो गठन है वो सन 2000 में होता है, ना कि 2014 में, ये भी गलत है। सत्य कथन चुनना था और सत्य हमें दिखता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जहां हमें असत्य कथन चुनना है, पढ़ लेते हैं असत्य कथन। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्क्रिय करने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
हरियाणा को हिंदी भाषी राज्य के रूप में 1956 में बनाया गया। हरियाणा को हिंदी भाषी राज्य के रूप में 1966 में बनाया गया, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, और हमें चुनना था गलत। आंसर तो हो गया 20, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। मिजोरम का गठन 1987 में हुआ। मिजोरम को 1987 में बनाया गया, जहां गोवा और अरुणाचल प्रदेश को भी बनाया गया 1987 में, इसको भी याद रखिएगा। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ये भी ठीक है। तो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। गलत है बी, और चुनना था हमें गलत कथन, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय संविधान का सुधार करना। भारतीय संविधान में सुधार करना? नहीं, ऐसा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य हमें दिखाई देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। पोट्टी श्रीरामुलु का संबंध किस आंदोलन से है? तो पोट्टी श्रीरामुलु का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश के गठन से संबंधित है, जहां पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग करते हैं और 1953 में जो है अनशन करते हैं। 56 दिनों के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद वहां पर बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस एरिया में। सरकार को जो है मजबूरी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है आनन फानन में। इसके बाद सरकार जो है 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाती है, जिसमें 3 सदस्य 3 लोग होते हैं। फजल अली इसको चेयर कर रहे होते हैं, के.एम. पानीकर और हृदय लाल कुंजरू। इसकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटता है। ये सारी चर्चा हमने कर ली है। ठीक, 28। 29वां क्वेश्चन देखिए। आंध्र प्रदेश की घटनाओं को क्रम से लगाइए, सॉरी आंध्र प्रदेश कह रहा हूं मैं, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाना है। आंध्र प्रदेश की स्थापना। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी भाई 1957 में। ऑपरेशन पोलो 1948 में शुरू हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, और जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारत के अंदर 1947 में। तो पहले आ जाएगा डी। उसके बाद हुई दूसरी घटना इन दी हुई घटना में बी। उसके बाद होता है ए, और सबसे अंत में हमें दिखा देता है सी। तो ये इसका आंसर होगा डी बी ए सी। ठीक, ये हमें इस क्रम में दिखाई देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन का एक सटीक विश्लेषण है? ठीक, कौन से कथन एक सटीक विश्लेषण है, देख लेते हैं कौन सा सटीक विश्लेषण है। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन भारतीय प्रशासन में जटिलता को बढ़ाने वाला कदम था। अच्छा, राज्यों का पुनर्गठन होगा तो भाषाई आधार पे, तो प्रशासनिक जटिलता बढ़ेगी या कम होगी? भाई एक समान भाषा वाले लोग एक जगह रहेंगे, प्रशासन भी उसी भाषा में काम कर रहा होगा, लोग भी उस भाषा को जानते होंगे, तो प्रशासनिक जटिलता बढ़ेगी नहीं भाई साहब। प्रशासनिक जटिलता जैसी कोई चीज नहीं होगी, ये तो प्रशासनिक जटिलता कम होगी। प्रशासन और एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। तो ये बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई समानता के आधार पर एकता और प्रशासनिक प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया। भाषाई समानता के आधार पर एकता और प्रशासनिक प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया। स्टेटमेंट पढ़ने में ठीक लग रहा है, और स्टेटमेंट देखते हैं क्या इससे कोई बेहतर स्टेटमेंट हमें दिखाई देता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन एक अस्थायी राजनीतिक कारणों से किया गया। अस्थायी राजनीतिक कारणों से किया गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य केवल सीमाओं का पुनरुद्धारण करना था, ऐसा नहीं है। सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं करना था, एक सांस्कृतिक एकता के लिए काम करना था। तो इन सब में देखिए सटीक विश्लेषण और जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है आंसर इसका निकल के आता है वो आता है बी। तो बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आज हमने भारत का एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित जो है थ्योरी देखी, और उसके कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।